नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम आपका शिक्षा कोचिंग क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य हिंदी पार्ट 3 के रूप में लिपि। दोस्तों, इससे पहले हमने जाना भाषा के विविध स्वरूप। दोस्तों, यदि आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को फॉलो करते हुए उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अब बात करते हैं लिपि की। लिपि दोस्तों, यदि हम देखें लिपि का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, लिपि का अर्थ होता है वर्ण संकेत या किसी भाषा को लिखने का तरीका या किसी भाषा को लिखने की शैली। दोस्तों, लिपि का अर्थ होता है वर्ण संकेत या किसी भाषा को लिखने का तरीका या शैली, या हम कह सकते हैं लिखित वर्ण संकेतों की मदद से भाव और विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है उसे लिपि कहते हैं। यानी लिखित वर्ण संकेतों की मदद से, यानी वर्ण संकेत मतलब जो लिखे जाते हैं, लिखित वर्ण संकेतों की मदद से भाव और विचारों की अभिव्यक्ति ही लिपि कहलाते हैं। दोस्तों, उच्चारित ध्वनि संकेतों के माध्यम से भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। दोस्तों, भाषा श्रव्य होती है, यानी भाषा को सुना जा सकता है, तथा लिपि दृश्य होती है, यानी लिपि को देखा जा सकता है। दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और हम जानते हैं कि संविधान के किस आर्टिकल में इससे संबंधित प्रावधान किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 यानी 343(1) में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में प्रावधान किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी लिपि होगी। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में प्रावधान किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी लिपि होगी। दोस्तों, देवनागरी का स्वरूप अक्षरात्मक है, अर्थात व्यंजन वर्णों के साथ अक्षर बनाने के लिए स्वर वर्ण जुड़े रहते हैं। दोस्तों, व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्ण इंक्लूड रहते हैं या जुड़े रहते हैं। इसी प्रवृत्ति को, व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्णों के जुड़ने की जो प्रवृत्ति है, इसी को दोस्तों अक्षरिकता कहते हैं। दोस्तों, व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्णों के जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी को दोस्तों अक्षरिकता कहते हैं। दोस्तों, देवनागरी लिपि का जो स्वरूप है वो अक्षरात्मक है। यदि हम बात करें रोमन लिपि की, तो रोमन लिपि का दोस्तों जो स्वरूप होता है वो वर्णात्मक होता है। जैसे एग्जाम्पल राम। दोस्तों, राम में 2 अक्षर हैं, रा और म। यदि हम वर्णों की बात करें तो राम में र हलंत, यानी जो मूल स्वरूप होता है व्यंजन का, प्लस आ स्वर, प्लस म हलंत, प्लस अ, यानी राम शब्द में 2 अक्षर हैं
और 4 वर्ण हैं। यानी देवनागरी लिपि का जो स्वरूप है वो अक्षरात्मक है। यदि हम राम को अंग्रेजी में देखें या रोमन में देखें तो RAM, यानी कॉन्सोनेंट के साथ वोवेल्स पृथक से लिखा जाता है, यानी वोवेल्स भी यहाँ वर्णात्मक रूप से लिखा जाता है। लेकिन देवनागरी लिपि में व्यंजनों के साथ स्वर वर्ण जुड़े रहते हैं, जिसे अक्षरिकता कहते हैं, और यही प्रवृत्ति देवनागरी लिपि के अक्षरात्मक स्वरूप को बढ़ावा देती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की विशेषता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की विशेषता पर। देवनागरी लिपि की विशेषता। दोस्तों, देवनागरी लिपि की जो पहली विशेषता है वह है इसका स्वरूप अक्षरात्मक होता है। इसका स्वरूप अक्षरात्मक होता है। देवनागरी लिपि का स्वरूप अक्षरात्मक होता है। दोस्तों, दूसरी जो देवनागरी लिपि की विशेषता है वो है देवनागरी लिपि की जो लेखन शैली है, लिखने का जो तरीका है वो बाएं से दाएं की ओर देवनागरी लिपि लिखी जाती है। दोस्तों, दूसरी विशेषता है बाएं से दाएं की ओर लिखा जाना। यदि मैं बात करूं फारसी लिपि की, फारसी उर्दू की लिपि है फारसी। यदि हम फारसी लिपि की बात करें तो फारसी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, यानी देवनागरी के सेम अपोजिट लिखी जाती है। दोस्तों, यदि मैं देवनागरी लिपि की तीसरी विशेषता की बात करूं तो प्रत्येक अक्षर या वर्ण तथा प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा होती है, जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। जो ये वाली रेखा है, ये जो शिरोरेखा है, ये देवनागरी लिपि के शब्दों को अलंकृत करती है। दोस्तों, यदि मैं अब बात करूं देवनागरी लिपि का नामकरण। दोस्तों, अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि का नामकरण। देवनागरी लिपि का नामकरण। दोस्तों, देवनागरी लिपि का नामकरण से संबंधित अनेक भाषा विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि जो देवनागरी लिपि है इसके नामकरण का संबंध गुजरात के नागर ब्राह्मणों से है। दोस्तों, ज्यादातर मैक्सिमम विद्वान मानते हैं कि जो देवनागरी लिपि है उसके जो नाम है देवनागरी, उसका संबंध गुजरात के नागर ब्राह्मणों से है। दोस्तों, देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध करने के कारण नागरी शब्द में देव शब्द जोड़ा गया, जिससे इसे देवनागरी कहा जाने लगा। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। साथ ही दोस्तों, नागरी लिपि का जो नामकरण है
इसका संबंध नागलिपि नागलिपि दूसरा, नगरों में प्रचलन के कारण। तीसरा, नागर शैली से भी भाषा विद्वानों द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों, जो देवनागरी लिपि है उसके नामकरण से संबंधित नागलिपि, नगरों में प्रचलन होना और नागर शैली को भी इसके नामकरण का आधार भाषा विद्वानों द्वारा माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि का विकास क्रम। देवनागरी लिपि का विकास क्रम या उत्पत्ति। विकास क्रम। दोस्तों, माना जाता है कि भारत की अधिकांश लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। दोस्तों, भाषा विद्वानों का मानना है कि भारत की अधिकांश लिपियों का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है और कुछ विद्वान मानते हैं कि दम्म लिपि से हुआ है। ज्यादातर बौद्ध मत वाले जो विद्वान हैं वो इसको दम्म लिपि से जोड़ते हैं। दोस्तों, भारत के अधिकांश भाषाओं का की जो लिपि है, भारत के अधिकांश जो लिपियां हैं उनका उद्भव या उनका विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है और इस ब्राह्मी लिपि की जो अवधि भाषा विद्वानों द्वारा मानी जाती है वो मानी जाती है 5वीं सदी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों, भारत की अधिकांश भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है जिसकी अवधि 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, गुप्त काल तक आते आते ब्राह्मी लिपि दो भागों में बंट गई। जो नंबर 1 थी उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दूसरा जो भाग था दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि दो भागों में बंट गई। नंबर 1 उत्तरी ब्राह्मी लिपि, नंबर 2 दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से दक्षिण की जो भाषाएं हैं उनकी जो लिपियां हैं उनका विकास हुआ, जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से दक्षिण की जो भाषाएं उनकी लिपियां विकास में आई या उनकी लिपियों का उद्भव हुआ, जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम। और जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि है उससे उत्तरी ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि और गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि और सिद्ध मातृका लिपि से कुटिल लिपि या कुटिला लिपि, और कुटिल लिपि से दोस्तों
नागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ। कुटिल लिपि से नागरी लिपि और दूसरा शारदा लिपि का विकास हुआ। इसमें दोस्तों शारदा लिपि से गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी लिपियों का उद्भव हुआ। शारदा लिपि से गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी लिपि का उद्भव हुआ। और नागरी लिपि से देवनागरी, राजस्थानी, हालांकि राजस्थानी देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है, गुजराती और कैथी। दोस्तों शारदा लिपि से, यहां से देखो दोस्तों, गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि दो भागों में बंट गई, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से दक्षिणी की जो भाषाएं तेलुगु, तमिल, मलयालम, इनकी भाषा लिपि विकसित हुई। और उत्तरी ब्राह्मी लिपि गुप्त काल में गुप्त लिपि, सिद्ध मातृका लिपि, कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से नागरी लिपि और शारदा लिपि में विकसित हुई। शारदा लिपि से गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी लिपि विकसित हुई। और नागरी लिपि से देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती और कैथी लिपि का विकास हुआ। दोस्तों अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि के गुण पर। देवनागरी लिपि के गुण। दोस्तों देवनागरी लिपि के क्या क्या गुण हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देवनागरी लिपि के गुणों में जो पहला गुण है वो है एक ध्वनि के लिए एक वर्ण संकेत। एक ध्वनि के लिए, एक ध्वनि हेतु एक वर्ण संकेत, यानी इसमें एक ध्वनि, सपोज दैट क, इसके लिए सिर्फ एक ही वर्ण संकेत है। इसके ऐसा नहीं है जैसा रोमन लिपि में सी से भी क का उच्चारण होता है, क से भी क का उच्चारण होता है। लेकिन देवनागरी लिपि में एक ध्वनि हेतु एक वर्ण संकेत है। जैसे क है तो क ध्वनि के लिए सिर्फ क का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा दोस्तों, दूसरा गुण है मूक ध्वनि की अनुपस्थिति या मूक वर्ण की अनुपस्थिति, मूक ध्वनि की अनुपस्थिति या मूक वर्ण की अनुपस्थिति। दोस्तों सपोज दैट हम रोमन लिपि की बात करते हैं, नो, तो दोस्तों रोमन लिपि में के का कोई उच्चारण नहीं है, तो ये यहां मूक या साइलेंट है। लेकिन देवनागरी लिपि में मूक वर्णों की अनुपस्थिति है। यहां अनावश्यक किसी मूक वर्ण को नहीं रखा गया है। तीसरी जो विशेषता है, वर्ण ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति में एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का एक समूह में होना। दोस्तों आप देखोगे कंठ से आप देखेंगे कंठ से उच्चारित ध्वनि जैसे क, ख, ग, ग। जैसे दंत से त, थ, द, न। यानी वर्णमाला में एक स्थान से उच्चारण होने वाले वर्णों को एक समूह में रखा गया है। तीसरी देवनागरी लिपि की
ये विशेषता है या ये गुण है। एक स्थान से उच्चारित वर्ण एक समूह में या समान समूह में रखे गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का इसमें भ्रम नहीं होता। दोस्तों नेक्स्ट जो इसका गुण है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है। दोस्तों इसमें एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है। जैसे दोस्तों ये क है तो ये सिर्फ क है। अगर हम रोमन लिपि की बात करें तो सी को क से भी उच्चारित किया जा सकता है और सी को स से भी उच्चारित किया जाता है। लेकिन देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। जो वर्ण है वह सिर्फ एक ध्वनि को ही दर्शाता है, यानी एक वर्ण में किसी अन्य वर्ण के होने की का इसमें भ्रम नहीं है। दोस्तों जो नेक्स्ट आपका देवनागरी लिपि का जो गुण है वो है लिपि चिन्हों की पर्याप्तता, जिससे उच्चारणीय संबंधी असुविधा नहीं होती। दोस्तों देवनागरी लिपि में क्या है, लिपि चिन्हों की क्या है, पर्याप्तता है। तीसरा इसका अत्यंत व्यापक प्रयोग है। इसका अत्यंत व्यापक प्रयोग है। नेक्स्ट जो इसका गुण है दोस्तों, यदि इसको हम देखें, इसका अत्यंत प्रयोग है। दोस्तों जैसा अंग्रेजी का जो वर्ण है, या अंग्रेजी में अगर हम काम लिखें तो हिंदी में सिर्फ काम को इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में इसका प्रयोग यदि हम करें तो कैम भी हो सकता है, काम भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसलिए लिपि चिन्हों की पर्याप्तता के कारण उच्चारण संबंधी इसमें कोई असुविधा हमें नहीं होती है। नेक्स्ट जो इसका गुण है दोस्तों वो है अक्षरिकता, यानी अक्षरिकता। नेक्स्ट गुण है अक्षरिकता। देवनागरी लिपि का ये एक महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों, अक्षरिकता। इससे क्या होता है, लिखने में कम स्थान घेरता है। दोस्तों यदि मैं देहरादून लिखूं, देहरादून, तो 1 2 3 4 5 इसमें 5 अक्षर आएंगे, यानी 5 स्थान को घेरेगा। यदि मैं इसको रोमन लिपि में लिखूं, DEHRADUN, देहरादून, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी वर्णात्मक रूप से 7 स्थान घेरेगा। लेकिन अगर अक्षरात्मक रूप से देवनागरी लिपि में लिखें तो सिर्फ और सिर्फ 5 स्थान घेरेगा। यह भी देवनागरी लिपि का एक गुण है, अक्षरिकता। लिखने में कम स्थान गिरता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि के दोष या न्यूनताएं। देवनागरी लिपि के दोष, इसमें क्या दोष हैं? दोस्तों गुणों के साथ दोष भी होते हैं। दोस्तों देवनागरी लिपि के दोष में हम जानेंगे देवनागरी लिपि के में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं। दोस्तों
किसी भी वैज्ञानिक लिपि की विशेषता होती है उसका वर्णात्मक होना। लेकिन दोस्तों हमारी जो देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक है, जिससे व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्ण जुड़े रहते हैं। नंबर 1 है इसका अक्षरात्मकता, जो कि एक वैज्ञानिक भाषा नहीं है। वैज्ञानिक भाषा की लिपि भाषा लिपि नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक भाषा लिपि का जो स्वरूप रहता है वो आपका वर्णात्मक रहता है। दूसरा इसके दोषों में है समरूप वर्णों में भ्रम। दोस्तों समरूप वर्णों में भ्रम की स्थिति रहती है। समरूप वर्णों में भ्रम की स्थिति रहती है। जैसे यदि हम ख लिखें ऐसे, तो इस ख में र और अ का भ्रम रहता है। दोस्तों इसमें इसका जो तीसरी कमी है या इसका जो तीसरा दोष है वो यह है अनावश्यक रूप से शिरोरेखा का होना। शिरोरेखा दोस्तों जो देवनागरी लिपि में ये शिरोरेखा होती है ये अनावश्यक रूप में होती है या इनका कोई भी उपयोग नहीं है। इसका उपयोग मात्र इतना है, ये अलंकरण का काम करती है या शब्द सजावट का काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट जो देवनागरी लिपि की कमी है या दोष है यह है लिखने में बार बार हाथ का उठना, यानी बार बार लिखने में हाथ को उठाना पड़ता है, जिससे हमें लिखने में समय ज्यादा लगता है। यदि मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में लिखूं राम, अगर हिंदी में लिखूं राम, तो या लिखूं राम स्कूल जाता है, इसमें ज्यादा समय लगता है क्योंकि हाथ बार बार उठाना पड़ता है, ऊपर से शिरोरेखा भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर इंग्लिश में लिखूं राम गो टू स्कूल, तो हाथ नहीं उठाना पड़ता है, हाथ नहीं उठाना पड़ता है, जिससे लिखने में कम समय लगता है। दोस्तों देवनागरी लिपि का जो अगला दोष है या अगली कमी है वो ये है दोस्तों कि कुछ ध्वनि अनावश्यक रूप से या कुछ वर्ण अनावश्यक रूप से इसमें प्रयुक्त होते हैं। जैसे री, एक किस्म से री वैसे संस्कृत का वर्ण है, संस्कृत का स्वर है, लेकिन री को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यानी इसका अनावश्यक यूज इसमें किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो दोष है या नेक्स्ट जो कमी है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदी भाषा में कुल 403 टाइप होते हैं, जिससे हिंदी भाषा में कुल 403 टाइप होते हैं, जिससे टंकण में, प्रकाशन में, मुद्रण में असुविधा होती है या कठिनाई होती है। दोस्तों देवनागरी लिपि में टोटल या कुल 403 टाइप होने के कारण इससे टंकण में, प्रकाशन में और मुद्रण में कठिनाइयां पैदा होती हैं। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट दोष है ई, छोटी ई। दोस्तों छोटी ई का जो उच्चारण है वो अक्षर के बाद होता है, जैसे री या कहें रिम जिम। इसमें दोस्तों छोटी ई का जो प्रयोग है वो लिपिगत रूप से तो पहले होता है वर्ण के, लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें तो वर्ण के बाद में इसका अर्थ आता है। जैसे री, र, ई, री, लेकिन लिखने के रूप में ये पहले लगता है। ये क्लियर हुआ।
नेक्स्ट दोस्तों, जो देवनागरी लिपि का दोष है, कुछ वर्ण इसमें दो से अधिक प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे अ को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, और जैसे ज को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, री के जैसे री प्रतीत होता है। और जैसे ल को भी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो कुछ वर्णों में दोस्तों हमें कंफ्यूज रहता है कि ऐसा लिखा जाता है या ऐसा लिखा जाता है। जैसे अ को ऐसे कुछ लिखते हैं, और जैसे ज है तो इसको ऐसे कुछ लिखते हैं, यानी री के जैसे लिखते हैं, ऐसे। तो इसमें भी हमें भ्रम रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो इसका दोष है वो ये है कि वर्णों की भांति वर्ण के समान भी ही जो देवनागरी लिपि के अंक हैं, क्या अंक, ये भी एक से कई प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इनको कुछ 9 को कुछ इस प्रकार भी लिखा जाता है, 8 को कुछ इस प्रकार भी लिखा जाता है। यानी अंकों में भी इसमें कंफ्यूज या भ्रम की स्थिति पैदा हो जाता है। दोस्तों, इसमें जो नेक्स्ट दोष है, इसमें वर्णों का जो संयुक्तिकरण होता है, वर्णों का जो संयुक्तिकरण होता है, इसकी भी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, तो आज हमने जाना लिपि किसे कहते हैं, लिपि का अर्थ, देवनागरी लिपि, भारत के संविधान में देवनागरी लिपि से संबंधित क्या प्रावधान है, देवनागरी लिपि की विशेषता, देवनागरी लिपि का विकास क्रम या उत्पत्ति, और देवनागरी लिपि के गुण, देवनागरी लिपि के दोष। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए यह बहुत हेल्पफुल रहने वाला होगा। दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।